नमस्कार मित्रों। पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास हमें पता है कि ये 8वीं शताब्दी से आपकी जो 8वीं शताब्दी है वहाँ से लेकर के और आपकी 12वीं शताब्दी तक का जो समय है, तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो समय है, ये पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास का समय है। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट समय है। क्यों है ये इम्पोर्टेंट? इसका रीज़न ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो नेट का हुआ है या आपने कहीं पीएचडी का एंट्रेंस दिया है या इसके अलावा आपने केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय या राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया हो या और किसी जगह का एग्ज़ाम दिया है, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि वहाँ पर अगर 100 प्रश्न आ रहे हैं तो लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो वो है पूर्व मध्यकालीन भारत से वो पूछे जा रहे हैं। एक तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि ज़्यादातर जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो इस पोर्शन को डिटेल से नहीं पढ़ते, या कहा जाए कि कई बार तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप देखेंगे कि इस समय पर जो राजवंश हुए हैं उत्तर भारत में, उसके बाद आपका जो दक्षिण भारत है, आप देखेंगे दक्षिण भारत में इतने सारे जो राजवंश हुए हैं, ये इतना डिटेल हो जाती है इतिहास के अगर हम दृष्टि से देखें, तो हमें लगता है कि इतना सारा पढ़ने की बजाय ज़्यादा अच्छा है कि हम बाकी पोर्शन पे फोकस करें और इसको हम छोड़ दें। लेकिन वही अगर हम प्रश्न देखें तो 10 से 12 प्रश्न अगर केवल एक पोर्शन से आ रहे हैं, वो भी पूर्व मध्यकाल से, इसका मतलब ये है कि इसको छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, स्पेशली जबकि हम भविष्य में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि मेरा जो प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि कम से कम एक में बेसिक समझ आप लोगों की बन सके, पूर्व मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसको लेकर के इस विषय के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। बेसिक से वो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिलेबस अगर हम देखें तो काफ़ी लंबा पड़ जाता है पूर्व मध्यकालीन भारत का। अगर एक एक राजवंश को उठाएंगे तो एक एक राजवंश पे दो दो वीडियो बनाई जा सकती हैं। तो इस वजह से क्या है कि मेरा प्रयास रहेगा बेसिक से थोड़ा सा लंबा वीडियो हो, लेकिन ये पूरा का पूरा एक कवर हो सके और विद्यार्थियों की एक बेसिक समझ बन जाए, ताकि जब भी वो एक फैक्चुअल इसके बारे में कुछ पढ़ें तो वहाँ पर उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्या है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पूर्व मध्यकाल में वो कौन कौन से राजवंश है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य, उसके बाद हर्षवर्धन का जो समय है, उसके बाद का जो समय है वो एक्चुअल में पूर्व मध्यकालीन भारत का समय स्टार्ट होता है। और ये जो स्टार्ट होता है, आपको पता है कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष रहा है, यानी त्रिपक्षीय जो संघर्ष रहा है वो किनके बीच में रहा? तो आपका गुर्जर प्रतिहार, इधर आपका उत्तर पश्चिम भारत के अंदर गुर्जर प्रतिहार था, आपका पूर्व भारत के अंदर था आपका पाल वंश, और दक्षिण के अंदर था आपका ये राष्ट्रकूट वंश। तो इस तरीके से ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला था कन्नौज को लेकर के। इसके बाद क्या है कि जब इन साम्राज्य जितने थे इनका पतन हुआ, तो इनके जो सामंत थे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे राजवंश भी उभर करके आए। और यही जो कई सारे राजवंश हैं, यही क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। हालांकि ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी से ये जितने भी राजवंश हैं ये आपका स्थापत्य कला और संस्कृति की दृष्टि से बड़े इम्पोर्टेंट है। इसी समय पर आप देखेंगे कि चाहे खजुराहो का मंदिर है या जितने भी आप देखेंगे कि मंदिर हैं, उनका जो विकास हुआ वो इसी समय पर इन्हीं राजवंशों के द्वारा हुआ था। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से राजवंश हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले उत्तर भारत के अंदर आ जाता है गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद चौहान वंश है, फिर परमार आ जाता है, फिर आपका चंदेल है, फिर कलचुरी वंश है, और आखिर में आपका देखेंगे गुजरात में सोलंकी वंश है। हालांकि जब हम ये पढ़ेंगे चौहान वंश पढ़ेंगे तो आपको पता है कि गढ़वाल वंश भी हमें पढ़ना ही है उसके साथ में।
इसके बाद आपका जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत को एक्चुअल में आप समझने के हिसाब से दो भागों में आप बांट सकते हैं। एक सातवाहन वंश और वाकाटक जो वंश है, इनके पतन के बाद आपका पूर्व मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है वो दक्षिण में शुरू होता है। तो ये दो भागों में कैसे कि आपका एक दक्कन का एरिया है और फिर आपका जो तमिल प्रदेश कहलाता है, यानी कि सुदूर दक्षिण या द्रविड़ देश भी बोला जाता है, तो ये एरिया है। तो ये डिवाइड कहाँ से होता है, तो तुंगभद्रा नदी जो है उससे उत्तर का जो एरिया है वो आपका कहलाता है दक्कन, और उससे नीचे का जो एरिया है दक्षिण का एरिया वो आपका द्रविड़ देश या तमिल देश कहलाता है। तो आप देखेंगे जो दक्कन में है वो सबसे पहले आपका चालुक्य वंश, प्राचीन चालुक्य वंश भी कह देते हैं कई बार, तो वातापी में वातापी का जो चालुक्य वंश है वो है, इसका पतन होता है। हालांकि ये जो चालुक्य वंश है ये दो भागों में डिवाइड होता है, और एक पूर्वी चालुक्य यानी आंध्र प्रदेश में वेंगी के जो पूर्वी चालुक्य है उस वंश की एक सेपरेट शाखा वहाँ पर स्थापित होती है। फिर उसके बाद आपका ये इसका जो है ये पतन हो जाता है, और इसका पतन होने के बाद वहाँ पर उभर के आता है आपका राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का जब पतन होता है तो फिर वापस से आपका पश्चिमी चालुक्य यानी कल्याणी के चालुक्य जिन्हें बोला जाता है वो वापस आ जाता है ये एक ही वंश। लेकिन ये पूर्वी जो चालुक्य है ये लंबे समय तक बना रहता है। हालांकि ये इतना शक्तिशाली तो कभी बन नहीं पाता, लेकिन एक लंबे समय तक रहता है। इसके बाद फिर हम देखेंगे सुदूर दक्षिण में आपका पल्लव वंश है। पल्लव वंश के बाद चोल वंश और चेर, साथ में पांड्य वंश, इनके बारे में हमें पढ़ना है। साथ में कुछ अन्य छोटे छोटे राजवंश भी उभर करके आए। जैसा मैंने बताया था कि सामंत थे वो धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली बना देते थे और अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देते थे। तो उसमें आप देखेंगे जो देवगिरी जो है महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ पर यादव वंश है। उसके अलावा कर्नाटक में जो द्वार समुद्र है वहाँ पर होयसल वंश है, फिर कदम वंश है, गंग वंश है, वारंगल में जो है काकतीय वंश, तो इनकी स्थापना होती है। तो इस तरीके से काफ़ी लंबा चौड़ा अगर हम देखें, अगर हम याद करने के देखें तो शायद हम कई बार इन राजवंशों को भी याद नहीं कर पाते। तो खैर, तो मेरा प्रयास क्या रहेगा कि ये जितना भी पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इस इतिहास को एक वीडियो के अंदर बेसिक समझ आपकी बन सके, उस तरीके से इसको मैं समझा सकूं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मैं आपको ये जो वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए जो मैं रिसोर्सेज जो इस्तेमाल करूंगा वो सबसे पहले नंबर पे तो है आपके केसी श्रीवास्तव। केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक आती है प्राचीन भारत की, सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स है, मैंने भी इसको डिटेल से पढ़ा ही है। तो सबसे पहले नंबर पे तो यही है। अगर कोई व्यक्ति नेट का तैयारी करना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी करना चाहता है, तो उसको ज़रूर ये पढ़नी चाहिए। हालांकि काफ़ी पुरानी पुस्तक है, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं और समझने में भी आसान है और फैक्ट भी इसके अंदर भरपूर है। दूसरे नंबर पे जो पुस्तक इस्तेमाल करूँगा वो है आपके उपिंदर सिंह। आपके जो उपिंदर सिंह हैं, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी पुत्री हैं उपिंदर सिंह, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने बड़ी ही एक शानदार पुस्तक लिखी है प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर, जो मेरे हिसाब से अगर किसी की बेसिक समझ बन चुकी है प्राचीन भारत के इतिहास में, तो उसके बाद उसको ज़रूर ये पढ़ने चाहिए। हाँ, सबसे पहले अगर आपका एक बेस क्लियर नहीं है तो फिर ये शायद थोड़ा मुश्किल लगेगी आपको। तो एक ये है आपकी उपिंदर सिंह, और अंत में आपका जो हरीशचंद्र वर्मा है। हरीशचंद्र वर्मा ने हालांकि जो पुस्तक लिखी है, एक सेकंड, स्पेलिंग ही बोलते बोलते मैंने गलत लिख दिया। हरीशचंद्र वर्मा जी ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है मध्यकालीन भारत के ऊपर, जो दो भागों में आती है। ये जो आती है इसके दो पार्ट हैं। इसके अंदर जो पहली जो पुस्तक है उसके अंदर जो शुरुआती चैप्टर है वो आपके पूर्व मध्यकालीन भारत से ही संबंधित है। वहाँ हालांकि काफ़ी सारे फैक्ट तो मिल ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 3 पुस्तकें होंगी, इन 3 पुस्तकों को के आधार पे मैं वो वीडियो बनाऊंगा, जो मेरे हिसाब से तो काफ़ी उपयोगी होगी।
अगर वो वीडियो आपको सही लगती है तो उसके बाद आप कहेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर राजवंश रहे हैं, तो जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका चोल वंश है, उधर आपका यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार है, आपका फिर इधर जो है आपका चोल वंश है, उसके अलावा आपका चालुक्य वंश है। तो ये कुछ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको डिटेल से पढ़ना चाहिए। यहाँ से तो हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इनकी मैं अलग से फिर बाद में वीडियो बना दूँगा। तो आप तैयारी करते रहिए और जल्दी मैं ये वीडियो लेकर के आता हूँ। धन्यवाद।